हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फ्यूजन। आज हम एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं। लास्ट की 2-3 प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि बोर्ड्स वगैरह में और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कैसे आता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड अ डिजिट, कैलकुलेट एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुटेड डिजिट इन द गिवन नंबर। अब मैं बेसिकली आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट होता क्या है। इसका मतलब ये है कि एक नंबर इनपुट होगा और एक डिजिट इनपुट होगी और हम उस नंबर में चेक करेंगे कि वो डिजिट कितनी बार अकर करती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 22282, मैंने लिया है 22282। मान लीजिए जो डिजिट इनपुट हुई है वो हुई है 2, तो मैं इस 2 को सबसे चेक कराऊंगा, पूरे नंबर से चेक कराऊंगा और जितनी बार 2 इस नंबर में आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे कि इस नंबर में 2 4 बार आ रहा है तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4। और अब मैं इस प्रोग्राम में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई नंबर एक भी बार नहीं आएगा तो क्या होगा। तो अब मैं इसका प्रोग्राम आपको कोडिंग से समझाता हूं कि कैसे हम इसको कोड करेंगे जावा में। सबसे पहले तो हमेशा मैंने आपको बताया कि जावा को हम क्लास से शुरू करते हैं, उसके बाद इसका जो नाम लिया जाता है वो पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। तो अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो मैंने जो क्लास का नाम है वो लिया है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपका कर्ली ब्रेस आएगा, देन आपका मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन में 2 चीजें इनपुट होंगी। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, तो यहां पे नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लिया n और फिर था एक डिजिट, तो डिजिट के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया d। तो दो यहाँ पे वो होंगे इंट n और इंट d। यहाँ पे 2 चीजें हम लेंगे ताकि यूजर नंबर भी इनपुट कर सके और डिजिट भी इनपुट कर सके। दोनों का जो डेटा टाइप रहेगा वो इंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेस आने के बाद आपका ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं। सेकंड स्टेप में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारी प्रोग्राम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने यहां पे वेरिएबल्स लिए इंट r और c इक्वल्स टू 0। r मैंने डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए लिया है और c मैंने लिया है एज अ काउंटर। जब भी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को काउंट करना हो तो आप c को एज अ काउंटर लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इसकी वर्किंग समझ सकें। तो मैं n की वैल्यू ले लेता हूं 2242। मैंने n की वैल्यू ली है 2242 और मान लीजिए d की वैल्यू है 2। इसका मतलब क्या है, यूजर ने इनपुट करी है n की वैल्यू 2242 और d की वैल्यू यूजर ने इनपुट करी है 2। मतलब वो चाहता है कि जो नंबर इनपुट किया उसमें से 2 की फ्रीक्वेंसी बताई जाए। तो सबसे पहले हम while की कंडीशन लगाते हैं, इसमें while का लूप लगाते हैं और चेक करते हैं 2242 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो यहां पे वो लूप के अंदर आ जाएगा और फिर कंडीशंस को चेक करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब हम इस पे वर्क कैसे करेंगे, 2242 मॉडुलस 10। जब आप 2242 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 2। तो यहां पे r की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्ट आंसर कहां से आ गया, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा कि r की वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, पर वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद बताया जाएगा। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 होने पे हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना बचा 2। अब हम उसके बाद एक कंडीशन चेक करेंगे, r इक्वल d, यानी जो आपकी वैल्यू आई है, आपकी जो डिजिट आई है और जो यूजर ने डिजिट इनपुट करी है वो दोनों इक्वल हैं। r इक्वल d यानी 2 इक्वल 2 है। आपकी r की वैल्यू थी 2, d की वैल्यू थी 2। हाँ, कंडीशन आपकी ट्रू है तो जो ये आपका प्लस c है ये वर्क कर जाएगा। तो प्लस c यानी c की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। हमारी c की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, ये c की वैल्यू 0 है। तो अब 0 कट के क्या हो जाएगी, 0 कट के यहां 1 हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट होंगी तो मैंने आपको बताया था कि नंबर भी ऐसे ही छोटा होता है। तो उसके बाद n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो 2242 ये जो यहां लिखा हुआ है, जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे
तो ये 2 2 4 टाइम्स जाएगा। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2 2 4। तो n में आपका क्या स्टोर हो जाएगा, ये कट के 2 2 4, 2 2 4 टाइम्स ये आ गया। अब ये यहां से ऊपर जाएगा, वापस इधर आ जाएगा और ये यहां पे कंडीशन फिर से चेक करेगा कि 2 2 4 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो ये वापस लूप के अंदर आ जाएगा, वापस इसी मेथड पे वर्क करेगा, r इजिकल्स टू n मॉडुलस 10। तो 2 2 4 मॉडुलस 10 करने पे आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 2 4 मॉडुलस करने पे आपका रिमाइंडर 4 आएगा, क्योंकि 22 टाइम्स आपका चला जाएगा 220 और जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 4 बचेगा। तो r के अंदर इस बार 2 कट के क्या स्टोर हो जाएगा, 4। ये r कट के आपका 4 स्टोर हो गया। उसके बाद अब हम वापस नीचे आएंगे, फिर से if की कंडीशन चेक करेंगे। जो आपका r आया, r क्या है 4 और आपकी d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपकी 2। क्या 4 इक्वल 2 है, कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन फॉल्स है। तो इस बार प्लस प्लस सी जो है वो वर्क नहीं करेगा और हम सीधा इस पार्ट को छोड़ के अगले पार्ट पे आ जाएंगे, n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जब आप 2 2 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 22 टाइम्स जाएगा। जो आपको क्वेश्चन होगा वो 22 आएगा। तो n के अंदर आपका क्या स्टोर हो जाएगा, 2 2 4 कट के 22 स्टोर हो जाएगा। अब यहां से वापस ऊपर जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे। 22 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। r इजिकल्स टू n मॉडुलस 10। 22 मॉडुलस 10 जब आप करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 2 आएगा। तो r के अंदर आपका 4 कट के क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वापस हम इफ की कंडीशन चेक करेंगे। r की वैल्यू आपकी क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 2, 2 इक्वल 2, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो इस बार आपका प्लस प्लस सी वर्क कर जाएगा। तो c की वैल्यू जो भी होगी वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखते हैं c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1, तो 1 कट के इस बार ये 2 हो जाएगी। उसके बाद n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जब n की वैल्यू क्या है 22, जब आप 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन 2 आएगा, यानी ये 22 कट के अब क्या स्टोर हो गया, 2 स्टोर हो गया। डिवाइड में क्वेश्चन जो होता है वही आउटपुट होता है, तो वो स्टोर हो जाता है। अब यहां से वापस ऊपर जाएगा और फिर से वाइल की कंडीशन चेक करेगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आएगा r इजिकल्स टू n मॉडुलस 10, r इजिकल्स टू 2 मॉडुलस 10। अब मैंने मॉडुलस के केस में आपको हमेशा बताया है कि जब आपकी सिंगल डिजिट बचेगी, सिंगल डिजिट यानी जैसे यहां पे बच रही है 2, तो वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकती। जब कोई डिजिट 10 से डिवाइड नहीं हो सकती तो रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं। तो जो वो डिजिट होगी वही आपकी एज अ रिमाइंडर मानी जाएगी और वही आपका एज अ आउटपुट होगा। तो ऑटोमेटिकली अब हमारा 2 बच रहा है तो हम r में वही 2 एज अ आउटपुट ले लेंगे। तो ये 2 कट के वापस से 2 आ जाएगा। फिर से हम इफ की कंडीशन पे आएंगे। इस बार आपकी r की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 2, 2 इक्वल 2। क्या आपकी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो आपका प्लस प्लस सी वर्क कर जाएगा। तो आपकी प्लस प्लस सी की वैल्यू जो होगी वो 1 से बढ़ जाएगी। तो c की वैल्यू है इस बार 2, तो वो कट के क्या हो जाएगा 3 हो गया। इसके बाद वापस से n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब यहां पे जब आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने आपको हमेशा बताया जब डिवाइड नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपका 0 हो गया। तो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 2 कट के यहां 0 स्टोर हो जाएगी। अब यहां से वापस ऊपर जाएगा और फिर से चेक करेगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू नहीं है। यहां पे कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई है, यहां पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये आपका व्हाइल का लूप डिस्कार्ड कर जाएगा। ये आप यहां से बाहर आ जाएंगे और इफ पे पहुंच जाएंगे। ये आपका इफ बना हुआ है। अब इफ चेक करेंगे। अब यहां पे चेक करेंगे c की वैल्यू 0 के इक्वल है। अच्छा मैंने ये कंडीशन इसलिए लगाई थी, मान लीजिए कि c की वैल्यू 0 ही रहती है, यानी कोई बढ़ती नहीं है, c की वैल्यू कोई डिजिट ऐसी है ही नहीं जो मैच करे, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तब क्या करेंगे, अगर c की वैल्यू 0 होती तो आप क्या प्रिंट करते, डिजिट डज नॉट अकर। पर आपकी c की वैल्यू यहाँ क्या आई है, c की वैल्यू आई है 3। तो इसका मतलब ये जो इफ की कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। तो ये फॉल्स हो गई तो आपका जो एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट इज प्लस c, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट इज 3। अब यहां पे बच्चों को बहुत डाउट आता है
कि मैंने कुछ चीज तो ली है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और ये जो सी है ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूं। जो चीज आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेते हैं वो एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाता है, और जो चीज आप इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लेते हैं उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। मुझे सी की वैल्यू 3 प्रिंट करनी थी, तो इसलिए मैंने सी को बाहर लिया है और बाकी जो मैसेज प्रिंट करना था उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो SOPLN यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN के अंदर अगर मैं सी को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेता, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट सी प्रिंट हो जाता, और अब मैंने सी को बाहर लिया है तो अब प्रिंट होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट 3। तो जो डिजिट इनपुट हुई थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई 3। तो अब यहां पे ये सारी चीज तो क्लियर है कि जो नंबर अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो वो आंसर दे देता है, पर अगर वो नंबर प्रेजेंट ही ना हो तो क्या होगा। तो अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं आएगी, तब वो क्या करेगा। अब मान लीजिए मैं नंबर लेता हूं, एन की वैल्यू मैंने ले ली 24 और डी मैंने ले लिया 6, यानी यूजर ने 24 नंबर एंटर किया है, और डी की वैल्यू आर तो हमारा कैलकुलेट करना होता है, सी 0 होता है, और डी की वैल्यू जो है ये है हमारी 6। यूजर ने कहा है 6 की फ्रीक्वेंसी मुझे जाननी है। तो सबसे पहले तो अब हम यहां पे वाइल का फिर से लूप रन करेंगे। वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आपकी 24 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, 24 मॉडुलस 10, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो यहां पे r की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, क्या r इक्वल इक्वल d है। आपकी r की वैल्यू क्या है 4 है, d की वैल्यू क्या है 6 है, 4 इक्वल इक्वल 6 है नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो आपका ये जो प्लस प्लस सी है ये वर्क नहीं करेगा, तो यहां ये वर्क नहीं करेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो जब आप 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वेश्चन है वो आएगा 2। तो आपकी n की वैल्यू 24 कट के 2 हो जाएगी। उसके बाद आप यहां से वापस ऊपर जाएंगे और फिर से चेक करेंगे क्या 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, आपकी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब फिर से वही केस आ गया कि n की जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट है और जो 10 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो इसमें रिमाइंडर हमारा कुछ आएगा नहीं, तो जो हमारी डिजिट होगी हम उसे ही एज अ रिमाइंडर मान लेंगे। तो हमारी डिजिट क्या है 2, तो r में ऑटोमेटिकली 4 का क्या स्टोर हो जाएगा 2 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे r इक्वल इक्वल डी, आपकी r की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू क्या है 6, क्या 2 इक्वल इक्वल 6 है। कंडीशन हो गई फॉल्स, नहीं है। तो आपका प्लस प्लस सी फिर से वर्क नहीं करेगा। जब ये वर्क नहीं करेगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे वही सिंगल डिजिट है, आपको 2 को डिवाइड करना है 10 से, जो कि डिवाइड हो नहीं सकता। जब कोई डिवाइड नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 2 कट के क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसके बाद वापस ऊपर जाएंगे और फिर से चेक करेंगे क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है। नहीं, इस बार आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आप यहां से ये वाइल का लूप डिस्कार्ड हो जाएगा और आप इफ की कंडीशन पे आ जाएंगे। इस बार हमारी सी की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी 0, वही की वही रही। तो अब यहां पे ये कंडीशन मैंने इसलिए लगाई थी ताकि ये सही से वर्क कर सके। 0 इक्वल इक्वल 0, इस बार आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो क्या प्रिंट हो जाएगा डिजिट डज नॉट अकर, आपकी जो डिजिट है वो थी ही नहीं उसमें। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, तो कंसेप्ट देखते हैं। मैं थोड़ा सा बोर्ड रफ कर देता हूं, चलिए यहां पे समझा देता हूं। अब मान लीजिए कोई नंबर है 224। मेरे को एक बात बताइए, जब आप 224 को मॉडुलस करेंगे 10 से तो क्या होगा। आपका जो 224 है वो 22 टाइम्स जाएगा 220 और आपका रिमाइंडर बचेगा 4। देखिए ये मैं यहां लिख देता हूं 4 बचा। उसके बाद आपका नंबर कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए 224 की जगह 22 है, सिर्फ 22 को मॉडुलस करते हैं 10 से। जब आप 22 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा 20 और जो आपका रिमाइंडर है वो 2 बचेगा। तो इसका आंसर आया 2। हर बार आप देख सकते हैं जो आपकी लास्ट डिजिट होती है
रिमाइंडर में हमेशा वो ही आती है। अब आप 2 to 4 को जितना छोटा करते जाएं या जितना बड़ा करते जाएं, हर बार जो रिमाइंडर जब आपको निकालना होगा तो जो नंबर की लास्ट डिजिट होगी वो ही आएगी। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं ऐसी और भी वीडियोस लाऊंगा, डेली में कोई ना कोई वीडियो डालूंगा जहां तक मेरे तक पॉसिबल होगा। तो वीडियोस को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो फील फ्री टू मैसेज मी, डीएम मी। माय व्हाट्सएप नंबर इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे कैसे भी करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी प्रेजेंट है। हैव अ गुड डे।